हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, माय नेम इज शांभवी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग यहाँ पर क्लास 6 एनसीईआरटी फॉर हिस्ट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 5, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो इस कंप्लीट चैप्टर की आज हम लोग समरी पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी मैं इस चैप्टर को डिटेल में काफ़ी पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसका लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड आउट हियर। ओके, इलेक्शन डे। अब यहाँ पे इस स्टार्टिंग में एक्चुअली एक रेफरेंस टाइप का यहाँ पे दिया होता है कि व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम दिस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स। अब जो मेन्स होते थे, रूलर्स कैसे बनते थे? लीडर्स और रूलर्स को जो लोग चूज करते थे, वोटिंग से करते थे। ठीक है, वोटिंग एक ऐसा कॉमन तरीका हो गया था कुछ पिछले 50 साल से लेकर अभी तक का एक कॉमन तरीका हो गया था, जिससे कि लीडर्स और रूलर्स को चूज करा जाता था। ठीक है, वोटिंग के बेसिस पे। अब जो मेन होते थे वो रूलर्स पास्ट में कैसे बनते थे, उसका क्या तरीका था? तो कुछ राजास हुआ करते थे, जिनके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में राजास के बारे में पढ़ा है, राइट? जिनको हम लोग क्या बोलते थे, जो ओके, वो राजा जो होते थे उनको कौन चूज करता था? दे वर चूज बाय द जना। ठीक है, जना, राइट? जना उनको राजास को चूज करते थे। वो एक तरीके के लोग ही होते। ठीक है, बट कुछ 3000 साल पहले कुछ चेंजेस आए इनमें, राजास को चूज करने के तरीके में कुछ चेंजेस आए। अब कुछ मेंस थे वो रिकॉग्नाइज होने लगे एज अ राजा, जो मतलब ये होने लग गया कि जो जितने बड़े सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करेगा उसको राजा बोला जाएगा, उसको राजा कहा जाएगा। इस तरीके का कुछ एक सिस्टम अराउंड 3000 साल पहले इम्प्लीमेंट होना चालू हुआ। द अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस, अश्वमेधा या फिर जो घोड़े का सेक्रीफाइस करना भी इसमें से एक सच रिचुअल था। मतलब इसमें से एक ऐसा रीति रिवाज था जिसमें से कि घोड़े का सैक्रिफाइस किया जाता था। एक उसमें होता क्या था कि एक घोड़ा था, घोड़े को मतलब घोड़े जो होते थे उनको ढीला छोड़ दिया जाता था और वो पूरे में इधर उधर बहुत फ्रीली घूमते थे। तो जैसे कि अब ये होता था कि एक राजा ने अगर अपने घोड़े को ऐसे छोड़ा और वो इधर घूमते घूमते दूसरे राजा के किंगडम पे पहुंच गया। ठीक है, दूसरे राजा के किंगडम पे पहुंच गया और अगर वहां पे उस राजा ने उस घोड़े को रोक दिया, तो इसका मतलब है कि जिस राजा का घोड़ा था और जिस राजा ने उस घोड़े को रोका, दोनों लोग के बीच में लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, और अगर जो राजा है, अगर उसने जिस राजा के किंगडम पे वो घोड़ा पहुंचा, अगर उसने राजा को जाने दिया, तो इसका मतलब ये था कि जिस राजा ने जाने दिया वो राजा कम शक्तिशाली है जिस राज्य का घोड़ा था उस राजा से। ठीक है, वो कम शक्तिशाली है उस राजा से जिस राजा का ये घोड़ा था। तो ये इस तरीके से यहाँ पे सैक्रिफाइसेस परफॉर्म होने लगे हॉर्सेस के। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता था, ये जो राजा थे उनको सैक्रिफाइस के लिए इनवाइट किया जाता था, जहाँ पे वो जो कि सैक्रिफाइसेस कौन परफॉर्म करता था? स्पेशल ट्रेन्ड प्रीस्ट। ओके, स्पेशल ट्रेन किए जाते थे प्रीस्ट, वो प्रीस्ट इन सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करते थे और जिनको कि गिफ्ट्स के साथ रिवॉर्ड किया जाता था। तो जो राजा था जो सैक्रिफाइसेस को ऑर्गेनाइज करवाता था उसको बहुत ही पावरफुल बोला जाता था। ठीक है, और जो लोग थे वो सब उस राजा के लिए गिफ्ट्स लाया करते थे। ठीक है, राजा इन रिचुअल्स का एक सेंट्रल फिगर होता था। रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज का सेंट्रल फिगर मतलब कि मेन पर्सन। ठीक है, राजा के लिए एक स्पेशल सीट होती थी जो कि टाइगर की स्किन से बनी होती थी। ठीक है, उसका एक चारियोटीर होता था, मतलब कि एक पर्सन उसके साथ होता था जो कि राजा की लड़ाइयों की, राजा ने जो लड़ाइयाँ जीती हैं और राजा के एक्सप्लॉइट्स की, इन सब की कहानियाँ सुनाता था। राजा की जितनी भी सारी अच्छी जितनी भी चीज़ें थी उन सबकी कहानी सुनाता था। अब उनके रिलेटिव्स स्पेशली जो वाइफ और जो सन थे, राजा के जो वाइफ और राजा के जो सन थे, उनको कई सारे तरीके के छोटे छोटे रीति रिवाज को परफॉर्म करना पड़ता था। और जो राजा आए होते थे उस सैक्रिफाइस में, वो आराम से बैठकर जो भी सैक्रिफाइस हो रहा है वो उन चीज़ों को देखा करते थे जो राजा आते थे वहाँ पे। ठीक है, अब जो प्रीस्ट थे वो इन रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, वो राजा के ऊपर एक कुछ मतलब पानी स्प्रिंकल करते थे और कुछ अलग अलग चीज़ें करके इन सैक्रिफाइस को परफॉर्म करा करते थे। तो जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, विश या फिर वैश्या, आप उनको विश बोलो या आप उनको वैश्य बोलो, तो वो लोग क्या करते थे, वो गिफ्ट्स लाते थे
और कुछ पीपल होते थे जिनको शूद्रास कहा जाता, तो उन शूद्रास को इन रीति रिवाज में, इन रिचुअल्स में आना मना होता था, वो इन सब चीज़ों से एकदम बाहर होते थे। ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पे हम लोग वर्णास के बारे में पढ़ेंगे, ये वर्णास क्या होते हैं। अब बहुत सारी बुक्स कंपोज हुई नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, जिसमें से कि स्पेशली जो कि उन एरियाज में हुई जहाँ पर गंगा यमुना थी उस पीरियड में। ठीक है, तो अब ये जो बुक्स हुई वहाँ पे, सो इन बुक्स को क्या कहा जाता था, इन बुक्स को बोला जाता था लेटर वैदिक, लेटर वैदिक इन बुक्स को कहा जाता था। ठीक है, जो कि कंपोज हुई ऋग्वेदा के बाद। ओके, ऋग्वेद के बाद कंपोज हुई थी सारी बुक्स। ऋग्वेद के बारे में हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 4 में पढ़ा है हम लोगों ने, राइट, काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने वहाँ सारी चीज़ें जानी थी। तो अब ये जो बुक्स होती थी ये क्या करती थी, क्या चीज़ें इंक्लूड करती थी, बुक्स इंक्लूड करती थी समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, एज वेल एज अदर बुक्स। ठीक है, अब ये जो होती थी, जो किताबें होती थी, इनको कौन लिखता था, इनको कौन कंपोज करते थे, तो इनको कंपोज करते थे प्रीस्ट। ठीक है, और उसमें क्या डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करते थे कि जो रिचुअल, जो रीति रिवाज हैं वो कैसे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, और उसमें वो कुछ सोसाइटी के रूल्स वगैरह के बारे में भी लिखा कर कंपोज, मतलब कंपोजिशन में वो भी ऐड होते थे। ठीक है, अब वहाँ पे सोसाइटी में बहुत ही सारे डिफरेंट तरीके के ग्रुप्स होते थे, जैसे कि प्रीस्ट एंड वॉरियर होते थे, किसान होते थे, हर्डर्स जो कि एनिमल्स को चराते हैं, ट्रेडर्स जो कि ट्रेडिंग करते, मतलब शिपिंग ऑफ द गुड्स जो करते हैं, क्राफ्ट्स पर्सन होते थे, लेबरर, फिशिंग जो लोग मछली पकड़ते हैं, फॉरेस्ट पीपल। तो अलग अलग तरीके के ग्रुप्स होते थे लोगों के, पीपल के। ठीक है, और सम, अच्छा, उसमें भी ये होता था कि जो कुछ प्रीस्ट और वॉरियर्स बहुत रिच होते थे। ठीक है, और उसमें कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स भी काफ़ी रिच होते थे, और जो हर्डर्स, क्राफ्ट्स पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फोक, हंटर्स, गैदर्स, ये सब जो बचे, ये सब गरीब होते थे। तो जो प्रीस्ट थे, उन्होंने इन सबको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिनको बोला जाता है वर्णास। ठीक है, यही इसी का मतलब होता है वर्णास। तो उनके अकॉर्डिंग हर एक वर्ण का अपना अपना अलग अलग सेट ऑफ फंक्शन होता है, हर एक वर्ण की अपनी अलग अलग काम होता है, अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो पहला वर्ण जो था वो था ब्राह्मण। तो ब्राह्मण्स क्या करते थे, ब्राह्मण्स को वो तो पढ़ते थे और खुद पढ़ते थे और पढ़ाते थे वेदास को। दूसरा था कि वो सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करते थे, और वो गिफ्ट्स को, जो भी गिफ्ट्स आते थे, उन गिफ्ट्स को रिसीव करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता था कि दूसरे प्लेस पे थे रूलर्स, जिनको बोला जाता था क्षत्रियज। ओके, क्षत्रियास, तो क्षत्रिय। तो अब ये क्या होते थे, ये क्या करते थे, ये बैटल्स फाइट करते थे और लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, लड़ाइयाँ करते थे और लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, तीसरे कौन थे, विश या फिर वैश्यास, आप कुछ भी बोलो। तो अब वो लोग कौन थे, वो थे फार्मर्स, हर्डर्स और ट्रेडर्स। तो क्षत्रिय और वैश्यास दोनों जो लोग थे, वो लोग सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म कर सकते थे। और फोर्थ थे यहाँ पे शूद्रास। तो शूद्रास जो थे, ये जो बचे ऊपर के 3 ग्रुप थे, उन तीनों ग्रुप को सर्व करते थे। ठीक है, एंड वो लोग जो शूद्रास है, वो कोई भी रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं कर सकते थे। वुमेन जो थी वो शूद्रास के ग्रुप में ही आती थी। वुमेन और शूद्रास दोनों को ही वेदास को पढ़ना अलाउड नहीं था। तो प्रीस्ट कहते थे कि ये जो ग्रुप हैं, ये बर्थ के बेसिस पे डिसाइड होते हैं, मतलब कि बर्थ के बेसिस पे, मतलब कि जिस तरीके से मतलब जैसा आपका जन्म होगा उसके बेसिस पे डिसाइड होते हैं ये ग्रुप्स। जैसे कि एक कोई है, एक बच्चा है, उसके अगर फादर और मदर दोनों ब्राह्मण है, तो ऑब्वियसली वो बच्चा भी ब्राह्मण ही होगा। ठीक है, फिर आगे कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ लोगों को अनटचेबल मतलब कि जिन लोगों को छू नहीं सकते, जो लोग किसी को छू नहीं सकते, कुछ ऐसे लोग को भी उन्होंने क्लासीफाई किया। तो इसमें कौन लोग होते थे, इसमें होते थे क्राफ्ट्स पर्सन, हंटर्स एंड गैदरर्स। ठीक है, और वो लोग भी होते थे जो कि ब्यूरल्स को बनाने के काम करते थे और क्रिमेशंस करते थे। ठीक है, क्रिमेशंस करते थे, मतलब कि जो भी, जब कोई डेड हो जाता है तो उसका जो भी काम वगैरह होता है वो सब। ठीक है, तो जो प्रीस्ट थे वो कहते थे कि इन सारे ग्रुप से कांटेक्ट करना वॉज पॉल्यूटिंग, मतलब इन सारे ग्रुप से कांटेक्ट करना बहुत मतलब खराब होता है, ऐसा जो प्रीस्ट थे वो ऐसा कहते थे। तो बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे कि जो वर्ण का सिस्टम है वो ब्राह्मण्स ने बनाया। ठीक है,
द सिस्टम वरना लेड बाय द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण से जो सिस्टम बनाया था वरना का, बहुत से लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। कुछ कुछ जो किंग्स थे वो ये सोचते थे कि वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं टू द प्रीस्ट, वो मतलब प्रीस्ट से ज़्यादा ऊंचे, प्रीस्ट से ज़्यादा बड़े वो किंग्स हैं। कुछ सोचते थे कि आप किसी के जन्म के हिसाब से किसी को किस तरीके, कौन किस वर्ण में डिसाइड बिलोंग करता है, आप इसको कैसे डिसाइड कर सकते हो। उसके सिवा कुछ लोग ऐसा भी सोचते थे कि लोगों के बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, और वो भी ऑक्यूपेशन मतलब काम के बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और अदर्स सोचते थे कि सब लोग को अलाउ होना चाहिए रिचुअल्स वगैरह को परफॉर्म करना, और कुछ जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है उससे भी बिल्कुल मना करते थे। वहाँ पे कई सारे एरियाज थे उस सब कॉन्टिनेंट में, सच एज मतलब मेनली जो नॉर्थ ईस्ट था, जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट वेरी शार्प, जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं थे, और जहाँ पे प्रीस्ट का जो इन्फ्लुएंस था वो प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस लिमिटेड था। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी प्रीस्ट ने ये जो वर्णास डिवाइड कर दिए थे उस पर भी लोग उनकी बात मान रहे थे, तो इतना ज़्यादा था। ठीक है, जनपदास। अब जो राजा जो बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करते थे, अब उनको क्या बुलाने जाने लगा, उन लोग को बुलाने जाने लगा एज द राजास ऑफ जनपदास। ठीक है, जनास की जगह राजास ऑफ जनपदास उनको बोलने लगे। तो ये जो जनपदा वर्ड है इसका मतलब है कि लैंड। ठीक है, जहाँ पे जो जन है मतलब कि जो राजा हैं वो अपना पैर रखते हैं और वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, कुछ जो इम्पोर्टेंट जनपदास है वो नीचे पेज नंबर 49 इस मैप में शो हो रखे हैं, इम्पोर्टेंट जनपदास। ठीक है, आप इसको यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक बहुत बड़े नंबर में लाइक सेटलमेंट्स किए थे, जिसमें कि जनपदास थे सच एज पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर मेरठ के पास में, और अंतराजी घेरा ईटा में। ठीक है, ईटा के पास में। तो उन्होंने ये फाउंड किया कि पहले लोग लिव्ड इन वो हट्स में रहते थे, कैटल अपने साथ रखते थे, और अपने साथ और भी अलग अलग तरीके के एनिमल्स को रखते थे। वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते थे, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड। ठीक है, इस तरीके के अलग अलग क्रॉप्स वो लोग ग्रो करते थे। और जो और लोग थे वो अर्थन पॉट्स बनाया करते थे, कुछ ग्रे कलर के होते थे वरना ज़्यादातर रेड होते थे। एक स्पेशल टाइप के पॉट्स बनाया करते थे लोग, जिसको बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ग्रे कलर के पॉट्स होते होंगे और उसमें डिज़ाइंस पेंटेड बनाई जाती है। तो यूजुअली जो डिज़ाइंस होती थी ना वो सिंपल लाइन्स या फिर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, इस तरीके की डिज़ाइंस हुआ करती थी। ठीक है, अब महाजनपदास। तो 2500 ईयर्स पहले कुछ जनपदास जो थे वो, और जो रेस्ट ऑफ द जनपदास थे उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने लगे। तो उन लोगों को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने लग गए उनको नाम दिया गया महाजनपदास। ठीक है, तो इसमें से कुछ जो मैप पे शो हो रखे, मैप हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। बहुत सारे ज़्यादातर जो महाजनपदास होते थे उनके पास एक कैपिटल सिटी भी होती थी। ठीक है, और जिसमें से कि कई सारे फोर्टिफाइड होते थे। फोर्टिफाइड का मतलब कि उन कैपिटल सिटीज़ के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनी होती थी वुड या फिर ब्रिक और स्टोन से। इस वजह से उनको फोर्टिफाइड बोला जाता है। ठीक है, फोर्टिफाइड भी होते थे। अब फोर्ट्स वगैरह जो थे वो बनाए जाते थे क्योंकि जो लोग थे वो लाइक अटैक्स वगैरह से डरे ना दूसरे किंग्स के, और प्रोटेक्शन के लिए भी ये फोर्टिफाइज बड़ा मतलब कि जो बड़ी बड़ी दीवारें वगैरह हैं वो सब बनाई जाती थी। ऐसा भी ये है कि कुछ रूलर्स ये भी दिखाना चाहते थे कि हम कितने ज़्यादा अमीर है और कितने ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो इतनी लंबी और इतनी बड़ी वॉल्स को बनाते थे सिटीज़ में। ठीक है, अपनी सिटीज़ के चारों तरफ। और इस तरीके से तो वहाँ पे जो लैंड और जो लोग रहते थे उस फोर्टिफाइड एरिया के अंदर, वो बहुत आसानी से किंग उनको कंट्रोल कर सकता था। अब इतनी बड़ी दीवारों को बिल्ड करने के लिए बड़ी प्लानिंग भी चाहिए होती थी। तो थाउजेंड्स
हज़ारों लाखों नहीं तो हज़ारों ईंटें और स्टोन्स वगैरह इनको यूज़ होते थे इनको प्रिपेयर करने में। तो अब इससे कि क्या हुआ, इससे कि लोगों को मतलब लेबर को काम देना पड़ा ये वॉल्स वगैरह बनाने के लिए, जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ मेन्स वुमेन्स और चिल्ड्रन मिलकर इन वॉल्स को बनाया करते थे और इन सब चीज़ों के लिए रिसोर्सेज भी फाइंड किए जाते थे। तो ये इस तरीके कुछ फोर्टिफिकेशन, ये जो वॉल है ये इस तरीके के फोर्टिफिकेशन वॉल यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये कुछ ही रिमेन्स बचे हैं इस वॉल के, लेकिन इसी तरीके की वॉल्स वगैरह होती थी पहले के टाइम पे। ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पे जो नए राजा थे उन्होंने अपनी आर्मीज वगैरह बनाना चालू कर दिया, उन्होंने अपने पास सोल्जर्स रख दिया जिनको कि रेगुलर सैलरीज पे करते थे और उनको मेंटेन बाय द किंग, जो किंग उनको रखा करते थे। कुछ पेमेंट्स जो थे वो प्रोबेबली पंच मार्क्ड कॉइन से किए जाते थे। ठीक है, अब टैक्सेस किस तरीके के टैक्सेस लेते थे, तो रूलर महाजनपदास के जो रूलर्स थे वो बहुत बड़े बड़े ह्यूज फोर्ट्स बना रहे थे, बड़ी बड़ी आर्मीज रख रहे थे, तो उनको रिसोर्सेज भी और ज़्यादा ही चाहिए थे, राइट। उनको ऑफिशियल्स भी चाहिए थे जो इन सब चीज़ों को कलेक्ट कर सके। तो ओकेशन पे जो गिफ्ट्स मिलते थे राजास को, जो लोग लाकर देते थे, उन पे ना डिपेंड होके राजा इन द केस ऑफ राजा ऑफ द जनपद जो राजास थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेगुलर टैक्सेस लेना चालू कर दिया। अब टैक्सेस किस तरीके के लेते थे, तो अब जब क्रॉप्स पे टैक्स लेना होगा किसी भी किसान से, सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला था, सबसे पहला वाला, दैट इज टैक्सेस ऑन क्रॉप्स। तो किस तरीके से लेते थे, तो वो कहते थे कि जो भी आपने प्रोड्यूस किया है उसका 1/6 पार्ट आप एज अ टैक्स हमको दे दो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे भाग या फिर शेयर। ठीक है, तो जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसका 1/6 पार्ट राजा को एज अ टैक्स पे करना होता था। अब टैक्सेस जो होते थे क्राफ्ट्स पर्सन में पे भी होते थे कि दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, फॉर एग्जाम्पल अच्छा ये इस तरीके कुछ लेबर के तरीके के हुआ करते थे ये जो टैक्सेस होते थे क्राफ्ट्स पर्सन पे, कि अगर मान लीजिए कोई वीवर है या कोई स्मिथ है तो उसको पूरे दिन 1 महीने में 1 दिन के लिए राजा के पास पूरा काम करना होता था। ठीक है, कुछ इस तरीके का टैक्स क्राफ्ट पर्सन पे होता था। हर्डर्स जो थे उनसे भी ये लोग एक्सपेक्ट करते थे कि ये भी हमको टैक्स पे करें। एनिमल्स और एनिमल्स के प्रोड्यूस के फॉर्म में। गुड्स जो थे, गुड्स पे भी टैक्सेस थे जो कि लाए जाते थे और बेचे जाते थे, ट्रेडिंग उस पर भी टैक्सेस लगा दिए। और हंटर्स और गैदर जो थे उनको भी राजा को फॉरेस्ट का प्रोड्यूस जो होता था वो प्रोवाइड करना होता था एज अ टैक्स। तो इस तरीके के टैक्सेस वगैरह इंट्रोड्यूस हुए थे। अब एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आए, तो 2 मेजर चेंजेस आए थे एग्रीकल्चर में उस टाइम पे। पहला था कि हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में कि वुड प्लॉ यूज करते थे, राइट। वुड का प्लॉ होता था जिससे मिट्टी खोदने के काम आता था। बट अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोग आयरन का यूज करना स्टार्ट कर रहे थे, आयरन प्लॉ, क्योंकि वो एक तो ज़्यादा मतलब वो सॉइल को फर्टाइल करने के ज़्यादा काम आता है और उससे जो सॉइल होती है बहुत अच्छे से टर्न भी हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो आयरन प्लॉशियर्स को ज़्यादा यूज़ करने लग गए थे। दूसरा था कि लोग मतलब कि प्लांट्स को ग्रो करते थे, मतलब उन्होंने सीड्स को स्कैटर किया, मतलब सीड को ग्राउंड में स्कैटर करने के बजाय जिससे प्लांट निकलते हैं वो क्या करते थे, वो छोटी छोटी सेपलिंग्स वर ग्रोन। ठीक है, सेपलिंग्स को ग्रो करते थे, मतलब कि बहुत छोटे छोटे पौधों को ग्रो करते थे उसकी जगह और उसको फील्ड्स में प्लांट कर देते थे। इससे कि प्रोडक्शन का इंक्रीज होता था, क्योंकि प्लांट्स जो थे वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाते थे, तो उससे प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाता था। अब ये बहुत ही थका हुआ काम था लेकिन फिर भी लोग इसको करते थे। जनरली ये सारे काम कौन करता था, जो मेन और वुमेन जो गुलाम होते थे, स्लेव मेन एंड वुमेन, मतलब कि दास और दासीस, वो लोग ये सारे काम किया करते थे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मगध के बारे में। तो अब अ क्लोजर लुक मगध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद बन गया था अबाउट 200 साल पहले। ठीक है, बहुत सारी रिवर्स जैसे कि गंगा और सन, ये सारी मगध के थ्रू फ्लो करती थी। अब ये किस लिए इम्पोर्टेंट था, ये इम्पोर्टेंट था ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाईज के लिए और मेकिंग द लैंड फर्टाइल। ठीक है, मगध के कुछ पार्ट्स में फॉरेस्ट भी था,
तो जो एलिफेंट्स वहाँ पे रहा करते थे फॉरेस्ट को, उन एलिफेंट्स को पकड़ के ये लोग आर्मीज वगैरह के लिए उन एलिफेंट्स को ट्रेन करा करते थे। फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता था? फॉरेस्ट वुड प्रोवाइड करता था इन लोग को, ताकि अपने घर वगैरह बना सके, कार्ड्स, चारियोट्स, ये सारी चीज़ें बना सके। अब वहाँ पे आयरन और माइंस भी थी उस रीजन में, जिससे कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स भी बन सकते थे। ठीक है, 1 सेकेंड। राइट, ओके। मगध के पास 2 बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे। एक था अजातशत्रु और अच्छा, यहाँ पे भीमबिसारा और अजातशत्रु 2 बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे, जो कि सारे तरीके यूज कर लेते थे जनपदास बनने के लिए। तो महापद्म नंदा वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। अब महापद्म नंदा एक और इम्पॉर्टेंट रूलर थे। इन्होंने अपना कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट तक पे रखा हुआ था। राजागृह जो था वो बिहार में, वो मगध का कैपिटल रहा काफ़ी सालों तक। ठीक है, तो अब उस लेटर जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गया। अब 2300 साल पहले एक रूलर था जिसका नाम था एलेक्जेंडर, जो कि मैकेडोनिया यूरोप में रहता था। उसको वर्ल्ड कॉन्कर बनना था, मतलब पूरा वर्ल्ड उसको अपने राज में करना था। वो पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ उसने काफ़ी पार्ट्स इजिप्ट के, कुछ वेस्ट एशिया के किए। उसके बाद वो क्या किया, वो इंडिया आया, वो बैंक्स ऑफ द बीच तक पहुंचा। अब वहाँ से वो जाना चाहता था ईस्ट की साइड में, बट उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके सोल्जर्स डर गए थे और उन्होंने इंडिया के रूलर्स के बारे में सुना था कि यहाँ के रूलर्स के पास बहुत बड़ी बड़ी और सोल्जर्स और आर्मीज होती हैं, चारियोट्स, एलिफेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब वज्जी, मगध एक बहुत ही पावरफुल किंगडम बन गया था। तो वज्जी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली, वज्जी का जो कैपिटल था वो बिहार में था। वो एक अलग ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर था जिसका नाम था गना या फिर संघा। ठीक है, गना और संघ पर ये एक नहीं थे, बट कई सारे रूलर्स इसमें होते थे। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता था कि हजारों मैन एक साथ उसमें रूल करते होते थे। हर एक को उसमें राजा ही माना जाता। तो ये जो राजा होते थे सारे रीति रिवाज एक साथ ही परफॉर्म भी करते थे, असेंबलीज में मिलते थे, ये डिसाइड करते थे कि क्या होना चाहिए, किस बारे में होना चाहिए, क्या चीज़ें कैसी होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है कि मान लीजिए इनको किसी एनिमी ने अटैक कर दिया, ठीक है, तो ये सारे के सारे इतने भी राजाज होते थे, ये सारे डिस्कशन के लिए मिलते थे और उसके बारे में डिस्कस करते थे। तो उसमें जो वुमेन दास और कम्माकरास होते थे ये इसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। अब बुद्धा और महावीर दोनों ही गनास और संघास को बिलोंग करते थे। कुछ इसका जो सबसे ज़्यादा अच्छा डिस्क्रिप्शन मेंशन है लाइफ इन द संघास, ये बुद्धिस्ट बुक्स में आपको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे गना क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है जिसमें कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। और संघा क्या होता है, संघ क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन। तो यहाँ पे जो राजाज थे इनके काफ़ी पावरफुल किंगडम्स थे और वो इसमें क्या होता था कि जो लास्ट के काफ़ी लंबे समय तक, लास्ट के समवॉट अराउंड 1500 साल तक, ठीक है, जब व्हेन द लास्ट ऑफ गनास और संघास वाज कॉन्क्वर्ड बाय द गुप्ता रूलर, जब तक कि गनास और संघास गुप्ता रूलर्स ने नहीं हुआ। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे बाद में डिटेल में। अब 2500 साल पहले तो एथेंस के जो लोग थे उन्होंने एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम था विच वॉज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। ठीक है, जो कि 200 साल तक रही। जितने भी मेन होते थे 30 की एज के बाद के, ठीक है, उनको फुल सिटीजन्स की तरह बोला जाता था, कि फुल सिटीजन्स की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता था। वहाँ पे एक असेंबली थी जो कि 40 टाइम्स कम से कम 40 बार एक साल में मिलती थी इम्पोर्टेंट मैटर्स को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, सारे जितने भी सिटीजन्स थे उसको इन मीटिंग्स को अटेंड कर सकते थे। अपॉइंटमेंट्स उन पोजीशन के लिए लिए जाते थे लॉटरी के थ्रू। ठीक है, तो जो भी लोग चाहते थे कि हमारा नाम दिया, जो भी लोग चाहते थे कि हमें चूज़ किया जाए तो अपना नाम उसमें दे देते थे और उसमें से कुछ लोग को सिलेक्ट किया जाता था लॉटरी के थ्रू। ठीक है, अब वहाँ पे जो सिटीजन्स थे उनसे ये उम्मीद करी जाती थी कि वो आर्मी और नेवी में कुछ, मतलब आर्मी और नेवी को सर्व करें। वुमेन इन सिटीजन्स में नहीं कंसीडर होती थी और जो फॉरेनर्स जो कि वहीं पर रहकर
एथेंस में रह कर ही एज अ मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन काम करते थे, उनको भी ऐसा कोई राइट्स नहीं था सिटीजन्स कहलाने का, ठीक है। उसके सिवा वहाँ पे बहुत सारे हज़ारों स्लेव्स थे, मतलब कि स्लेव्स मतलब कि गुलाम थे एथेंस में, जो कि माइंस में या फिर फील्ड्स में या हाउस होल्ड्स या वर्कशॉप्स में काम करा करते थे। उनको भी ये लोग सिटीजन्स की तरह ट्रीट नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस चैप्टर की समरी होती है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर की समरी अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई यहाँ पे आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा और आपने ध्यान से पढ़ा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।